हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्ती काट रहे होंगे। और आपने 10th क्लास की पढ़ाई एडवांस में शुरू कर दी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हमने कुछ वीडियोस अब तक रिकॉर्ड कर दिए 10th क्लास के, और बाकी के सिलेबस के वीडियोस भी लगातार रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। तो इसलिए डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास नोट्स बनाते हुए। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, बेसिक में बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं आपके साथ, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्लास का। देखो यहाँ से 10th का अब आपका शुरू हो गया। अभी तक जो था वो बेसिक था, अब यहाँ से आपका 10th स्टैंडर्ड का काम शुरू हो जाता है। और हमने पहली हेडिंग डाली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ सर, क्या होती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? बड़ा अंग्रेजी में बड़ा भारी भारी सा कुछ लिखा हुआ है। चलिए एक बार पहले इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में आपको इसको आपके लिए बहुत आसान तरीके से पेश करेंगे। समझते हैं भाई। एवरी कंपोजिट नंबर तो आप समझते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन? 4। मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूँगा आपको, बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर से हम समझते हैं वे नंबर जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में। प्राइम्स, अच्छा प्राइम तो हम जानते हैं सर, प्राइम होते हैं 2, 3, 5, 7, याद है ना। प्राइम मतलब जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। हाँ सर, अब इस डेफिनेशन में जितनी चीज़ें वो आप पहले ही बता चुके हो, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबरों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जैसे आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई और नहीं हो सकता, ना है ना कभी होगा, बिल्कुल वैसे ही ये फैक्टराइजेशन भी यूनिक है। यूनिक वर्ड का मतलब होता है अद्वितीय, यानी ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या है अभी समझाऊंगा, अभी पहले स्टेटमेंट पढ़िए। ये देखिए स्टेटमेंट की हिंदी आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, है ना, वो चीज़ समझना पड़ती है। तो अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर किसका ऑर्डर? मम्मी का ना। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, क्रम। मेरे बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद तुम, उसके बाद मैं। नहीं समझे मेरी बात? ऑर्डर मीन्स क्रम। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, जो ऑर्डर है उसको अगर हम न माने तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसका ये फैक्टराइजेशन भी आप समझते हैं, फैक्टर्स में ब्रेक करना, वो यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट का मतलब अगर छोड़ दिया जाए, किसे? उनके ऑर्डर को कंसीडर अगर नहीं करेंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। हाँ सर, समझ में आई बात कुछ। जैसे इन्होंने फिर यहाँ लिखा कुछ, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इन जनरल मान लीजिए x कोई कंपोजिट नंबर है, x इज ए कंपोजिट नंबर, वी फैक्टराइज इट, हमने इसको फैक्टराइज किया, और मान लीजिए इसका फैक्टराइजेशन में ये नंबर आए कुछ P1, P2, P3, P4, P5, P6, कहाँ तक? Pn तक मैंने कोई नंबर मान लिए, नंबर होंगे 2, 3, 5, समझ रहे हो मेरी बात को? ये नंबर्स होंगे जहाँ पर P1, P2 सारे के सारे कौन है? ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग ऑर्डर क्यों लिख दिया आपने? आपने तो कहा था कि ऑर्डर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है। फिर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्यों मेंशन किया? असेंडिंग ऑर्डर इसलिए मेंशन कर दिया है, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई किसी के लिए खाना लेके आओ, ठीक है, आप रोटी सब्जी वगैरह सब एक ही जगह घूर के ले आए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आप ले आए तो ले आए, खाना तो वो भी है, उसको भी खा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक ठीक से ऑर्डर में लगा के ले आओगे सजा के, तो थोड़ा बेटर फील होगा, और हमारे लिए आसान भी होगा समझना कि हाँ भाई ये रोटी है, ये है। यानी जब हम इन प्राइम नंबर्स को एक ऑर्डर दे देते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो इससे हमारे लिए इजीनेस होती है, हमारे लिए आसान होता है। P1, P2, P3 ... ये यहाँ पे देखो सिंबल लगा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। P1 जो नंबर है वो P2 के लेस देन भी है, इक्वल टू भी हो सकता है, छोटा, या अब देखो असेंडिंग ऑर्डर है तो ये छोटा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सर सेम हो गया तो फिर असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीन्स है?
सेम अगर होगा तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनकी कुछ पावर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? अभी बताऊंगा इस चीज़ को। तो हम इसको फटाफट से रफ करते हैं और रफ करके ये कहना क्या चाह रहा है याद है? 3 इडियट का डायलॉग याद होगा आपको, कहना क्या चाहते हो। अब वो समझाएंगे आपको कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए क्या कहना चाहता है भाई ये, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। अब चीज़ों को समझते हैं हम। इसमें आपकी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे। प्रीवियस नॉलेज समझते हैं ना? प्रीवियस नॉलेज मतलब जो आपने पहले से जो चीज़ें सीखी हुई हैं, जो पढ़ी हुई हैं, उन चीज़ों को हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या आपने 8th क्लास तक 9th क्लास तक प्राइम फैक्टराइजेशन किया है? आपने किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ भी निकाली होंगे आपने, नॉर्मल सी बात है। तो अपन एक नंबर को लेते थे, उसको ब्रेक करते थे उसके फैक्टर्स में। याद है? फैक्टर ट्री भी यूज़ करते थे हम लोग। ऐसा कुछ याद है? नहीं है? एक घुसंड पड़ेगा बहुत जोर का, समझो भाई। जिसको ये याद नहीं है, ऐसे चुल्लू में पानी लेना और नाक डुबा डुबा के ऐसे करके मर जाना। ठीक है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिया 24, आपको बचपन की यादें ताज़ा कराता हूँ। 24 नंबर लिया, कंपोजिट नंबर है ये। कंपोजिट है कि नहीं है बताओ? हाँ सर ये कंपोजिट है। तो इसको अपन ऐसे डंडा गोली खेलते थे ना, ऐसे करके, याद है? ऐसे करके 2 से इसको डिवाइड लगाते थे 12 टाइम, फिर 2 से लगाते थे 6 टाइम, फिर 2 से लगाते थे 3 टाइम, फिर 3 से लगाते थे 1 टाइम। याद आ रहा होगा? तो इस 24 नंबर को मैं ब्रेक करता था एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए। तो मैं ऐसे लिखता था 2 × 2 × 2 × 3। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे लिखते थे। हाँ सर इसको ऐसे ही लिखते थे। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ तो कोई बुराई है? ऐसे लिख दूँ तो कोई बुराई है? देखना भाई, 2 बार 3 2 3 बार आ रहा है, 2 यहाँ भी 3 बार आ रहा है, 3 3। हाँ, क्या मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूँ, 2 यहाँ फिर 3 यहाँ फिर पीछे 2 लगा दूँ? मैं इसी नंबर को ऐसे लिख सकता था बेटा 2 × 3 × 2। बताओ, क्या मैं इस तरह से लिख सकता था इस नंबर को? सेम नंबर, सेम ही नंबर तो हैं, सेम ही नंबर तो हैं, सेम को सेम ऐसे मैं चार तरीके से लिखा कि नहीं लिखा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ इनका। जैसे यहाँ 3 पीछे था, यहाँ मैं आगे ले आया 3 को, यहाँ मैंने इस बार दूसरे नंबर पे 3 को बिठा दिया, यहाँ तीसरे बिठा दिया। लेकिन इससे कोई फ़र्क नंबर पे पड़ा नहीं, नंबर तो 24 ही रहा। अरे यार, नंबर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो नंबर तो सेम ही रहा ना। अब नंबर सेम रहा, इसका मतलब यह है कि ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो लिखा हुआ था ना, अभी जो लिखा हुआ था अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर इसके ऑर्डर को कंसीडर नहीं किया जाए तो देखो यहाँ ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसमें लिखा था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। उस वाली लाइन का मतलब समझ में आया अभी? अब समझना भाई, क्या ये जो नंबर लिखे हुए हैं क्या ये प्राइम नंबर हैं? क्या ये जो नंबर आपने निकाले हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ये क्या प्राइम नंबर्स हैं? हाँ जी, ये P1 P2 P3, P1 P2 P3 जो लिखा हुआ था पीछे, P1 P2 P3, यानी हम इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। देखो क्या प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया है मैंने, प्राइम नंबर्स में तो ब्रेक कर दिया यार। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। हाँ सर, ये बात भी कुछ को समझ में आ रही है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक है। कैसे यूनिक है? देखो, चाहे आपने ऐसे लिखा, चाहे ऐसे लिखा, चाहे ऐसे लिखा, चाहे ऐसे लिखा, आपने इन नंबरों के ऑर्डर भले चेंज कर दिए हों, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने इन नंबरों के ऑर्डर भले ही चेंज कर दिए हों, लेकिन आप इसमें एक 2 एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, एक 3 और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। इसमें एक 3 था तो सब में एक ही 3 रहेगा, इसमें 3 बार 2 था तो 3 बार ही 2 रहेगा सब में। समझ में ये बात नहीं आई? यूनिक है, चेंज नहीं कर सकते इसको, ये यूनिक है। नहीं समझे?
इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन जितने 2 यहाँ थे उतने यहाँ हैं, उतने यहाँ, उतने यहाँ हैं। नहीं, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिक है ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर को कंसीडर ना करूँ तो ये यूनिक है। यानी अगर मैं 3 बार 2 लूँ और 1 बार 3 लूँ तो इनके मल्टीप्लाई से हमेशा गारंटी है कितना बनेगा, 24। कल को 48 आ गया, मान लो यहाँ 48 बोला, मेरी शक्ल सर ऐसी है, मेरी शक्ल सर ऐसी है। 48 कह रहा है कि मेरी शक्ल ऐसी है, 2 लोगों की शक्ल एक जैसी हो गई, जबकि हमने क्या पढ़ा था अभी, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब ये सिर्फ 24 ही हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं फट से कह दूंगा कि भाई 48 भाई यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। लाइंग मतलब लेट रहे हो नहीं, झूठ बोल रहे हो। मैं 48 को बोलूँगा चल बदतमीज हट, बप पड़ गया, तू साले क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो क्या कर रहा है ये। मैं इसको बोलूँगा कि बदतमीज आदमी, तू इसकी कॉपी मार रहा है, तू 48 है, ये 24 है। ये जो लिखा हुआ है ये 24 की शक्ल है, ये तेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं इतना ज्ञानी कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला कि ये 24 यही होगा हमेशा, ये 24 है, ये 48 नहीं है। तो ये मेरे को इसलिए पता चल गया क्योंकि मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ी है, और उसमें लिखा हुआ है every composite number can be expressed as product of prime numbers apart from the order। हाँ सर, अब मेरे को ये थ्योरम क्लियर हो गई। किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, ऑर्डर इनका ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, ऑर्डर इनका ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखो होगा क्या, वो P1 P2 वाली बात भी बता देते हैं। इसमें 2 आया 3 बार, देखो है कि नहीं सेम असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाने की बात करें, हमने कहा असेंडिंग में लगाया तो उससे इजी रहता है कि हमने पहले छोटा प्राइम नंबर लगाया है फिर बड़ा प्राइम नंबर लगाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नंबर हैं ये सेम नंबर आ रहे हैं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 24 को मैं लिख देता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, या 3 लिख दूँ केवल, बोलो। तो ये जो इसका फैक्टराइजेशन है ये कैसा है बेटा, यूनिक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जब आपके नंबर सेम होंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी पावर आ जाएगी। क्लियर है? यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 100% कितने ही साल गुजर जाएं, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएं, लेकिन ये हमेशा 24 ही होगा। ये कभी 48 नहीं होगा, ये कभी 35 नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी हर नंबर का फैक्टराइजेशन पहले से फिक्स है। जैसे सबका दुनिया में पहले से भाग फिक्स है कि भाई इसका तो यही भाग्य रहने वाला है, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए जैसे ये चीज़ें फिक्स हैं, ऐसे ही नंबरों की ये वाली चीज़ इधर जो लिखी हुई है फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, ये फिक्स है पहले से, इसको दुनिया जहान की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इसको बोला है यूनिक, इनके जैसा कोई और नहीं होगा। 24 का फैक्टराइजेशन ये, तो ये 24 का ही होगा और किसी नंबर का नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी ये बात? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ चीज़ें कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, उनके फैक्टराइजेशन लिख देंगे आप। जैसे एनसीईआरटी में जो आपके दे रखे हैं कुछ नंबर, वो लिख लीजिए। कुछ नंबर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी आपके पास होगी, पेज नंबर 2 पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे रखी है, उसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखो कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन आप याद कर लीजिए, मैं शुरू से ही बता देता हूँ। जैसे कि एक नंबर है आपके पास 121, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 11 इंटू 11, ये 11 का स्क्वायर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं, याद कर लेंगे इसको। एक नंबर होता है 111, इससे पहले उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है भाई 3 इंटू 37। एक नंबर होता है 143, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 होता है। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मेरे भाई,
याद कर लो इनको, ये याद करना है आपको, इसको ध्यान में रखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक नंबर है आपका 1771, बुक में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 × 11 × 23, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हैं कुछ नंबर ऐसे, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया यहाँ तक। ठीक है भाई, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1.1 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 निकाल लीजिए बेटा, सारे बच्चे एक्सरसाइज 1.1 निकालिए। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में करना है, इसको आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। आपको नंबर दे रखा है जैसे कि 140, तो आप 140 को लिख सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं। इसमें हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फैक्टर ट्री यूज़ करें या वो डंडे वाला सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा डंडे वाला सिस्टम यूज़ करना चाहता है तो वैसे कर देगा इसको। 2 7 जा 14, 0, 2 से करेंगे बेटा ये 35 बार, फिर 5 से। अब देखो मैं आप ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, मैं इसको 2 से ही क्यों डिवाइड करूं, मैं तो इसको 7 से भी तो डिवाइड कर सकता था ना, प्राइम नंबर तो 7 भी है। नहीं समझा मेरी बात, तो मैं पहले 7 से कर सकता था, वो 2 बाद में आ जाता मेरे लिए। तो हम असेंडिंग में इसलिए लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है कि हम पहले भाई 2 से डिवाइड करके देखें, फिर 3 से करें, फिर 5 से करें, फिर 7 से करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, अब मैंने ये 5 से कर दिया 7 टाइम, 7 से कर दिया 1 टाइम, तो यानी मैं 140 को एक्सप्रेस करना चाहूँ अगर इनमें, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 7, यानी मैं इसको 2 की पावर 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें सेकंड है आपका 156, थर्ड है आपका 3825, फोर्थ है आपका 5005 और फिफ्थ है आपका 7429। ये सब आपके लिए HW हमारी तरफ से, आप ये सारे क्वेश्चन HW में बनाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ बता दी आपने, पहले भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं, पहले भी किया हुआ है, तो आप इस काम को कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हुआ, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है भाई। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बेटा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आइए ये और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है अक्सर करके, पूछते हैं इसको बोर्ड में, ठीक है। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और शायद इस बार भी पूछा गया था। इस बार कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन पूछा ही हर बार जाता है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। वो ये कह रहा है कि ये नंबर्स कंपोजिट हैं, बट क्यों हैं आपको वो चीज़ बतानी। ये नंबर्स जो 2 लिखे हैं मैंने, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, बट ये कंपोजिट क्यों हैं, हमें ये बात डिस्कस करनी है, हमें ये बात बतानी है भाई उसको कि ये कंपोजिट क्यों हैं, ठीक है। समझो, कंपोजिट नंबर आप समझते हैं डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो 1 होता है, सीधी बात, नो बकवास।
एक फैक्टर 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। मैं इस नंबर को पूरा कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं इस नंबर को पूरा कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। समझना मेरी बात, क्योंकि मेरे को इसको कैलकुलेट करना मेरा टास्क नहीं है। मेरा टास्क ये नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करके नंबर निकालूं। मेरा टास्क है कि मैं ये प्रूफ करूं कि ये नंबर कंपोजिट है। मेरा टास्क है कि मैं ये प्रूफ करूं कि ये नंबर बेटा क्या है, कंपोजिट है। तो अपन क्या करें यार, इसको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए मेरे को पता है कंपोजिट बनाने के लिए किसी नंबर को एक शर्त, बस एक चीज कर दो, क्या, 1 और एक वो नंबर खुद, इन दोनों से अलग अगर तुमने कोई एक थर्ड फैक्टर ढूंढ दिया, बहुत बारीकी समझने बात, अगर तुमने इस नंबर का कोई थर्ड फैक्टर ढूंढ दिया, एक तो एक खुद नंबर, एक 1 और उससे अलग सिर्फ एक फैक्टर, 10 नहीं, 10-20 नहीं, सिर्फ एक फैक्टर, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से ज़्यादा तो 3 होते हैं ना। मेरे को 10-20 थोड़े ढूंढने, मैं 3 ही ढूंढ दूंगा ना बस। मेरे को केवल एक एक्स्ट्रा फैक्टर दे दो और आपका काम खत्म। नहीं समझे यार? समझ गए? देखो मैं निकालता हूँ एक्स्ट्रा फैक्टर। एक तो ये नंबर खुद ही हो गया, एक तो ये नंबर खुद ही हो गया, एक 1 हो गया, 2 तो इसके फैक्टर हो ही गए। तीसरा फैक्टर कैसे निकालते, देखो ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, हाँ सर। ये प्लस होके 13 लिखा हुआ है, हाँ सर। कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 2। एक टर्म तो हो गया यहाँ तक, ये मल्टीप्लाई वाला एक ही टर्म काउंट होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया तो ये सारे एक ही बन जाएंगे ना। प्लस ये 13 अलग है, प्लस ये 13 अलग है। इन दोनों में से क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकता हूँ? आपने कहा हाँ भैया ले लो। तो नंबर क्या बचेगा अंदर, 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1। कॉमन लेना आप जानते होंगे, इतने बच्चे नहीं हैं आप। अगर किसी को कॉमन लेना नहीं आता तो वो थोड़ा सा 8th वगैरह का कुछ देख ले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह जहाँ लगाते हैं तो वह कॉमन लेना सीख ले थोड़ा सा। 7 × 11 + 1। मैं इसको भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को तो एक बात पता चल गई कि 13 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया अगर, तो 13 इस नंबर का एक फैक्टर है कि नहीं है बताओ? सहमत हैं आप इस बात से? 13 इस नंबर का एक फैक्टर है, जो ना तो 1 है ना वो नंबर है। नंबर से अलग 13 ढूंढ दिया मैंने। अरे बोलो यार, हाँ सर सही बात है। इसका मतलब मैं यहाँ कहूँगा 13, दिस नंबर देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है भाई, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो अच्छा यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे या बीच में कि 13 इज अ फैक्टर, देयरफॉर 13 इज ए फैक्टर। फिर मैं लिखूंगा दिस नंबर इज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज कंपोजिट, दिस इज कंपोजिट नंबर। अब कितने ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनको अब भी समझ में नहीं आया कि ये वाले नंबर को कैसे करना है। अब इस वाले नंबर में यार तुम गौर लगाना, क्या इसमें 5 यहाँ पे देखो सब मल्टीप्लाई में हो रखे हैं, और ये 5, क्या इसमें से 5 कॉमन नहीं ले लूँगा मैं? आपने कहा हाँ भैया। नंबर क्या बचेगा अंदर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। मेरे को इसको सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 5 भी इस नंबर का एक फैक्टर है। तब तो क्या कह देंगे हम, इम्प्लाइज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। रट लिया? अरे बोलो यार, रट लिया क्या? दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज a कंपोजिट नंबर। मुझे नहीं पता ये नीचे की लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लो। आ रही है कि नहीं आ रही है नीचे की लाइन, चेक करना यार। आ रही है भाई, आ रही है। सब बढ़िया दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, अच्छा चल रहा होगा सब ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करा दिए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन तो बाद में डिस्कस करूंगा। बोर्ड में आए हुए अच्छे क्वेश्चन है, P × Q। अभी इस बार जब 2025 में सवाल आया था तो वो ऐसा नहीं आया था,
समझ रहे मेरी बात। 2025 में अभी इस बार जो पेपर हुआ है बोर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे किसी किसी पेपर में सेट में तो ऐसे नंबरों में दे दिया था, किसी किसी में वो नंबरों की जगह किस में दिया था, लेटर्स में दे दिया था, P इंटू क्यू इंटू आर इस तरह की फॉर्म में दिया है। वो क्वेश्चन मेरे को अभी याद नहीं है, मेरे पास यहाँ है भी नहीं है, होता तो मैं अभी डिस्कस कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उससे रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़े से इसमें हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट करा दिए हैं थोड़े से, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं, बाकी की चर्चाएं करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्या मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।